Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 4 का जो पेपर 14 है जिसका कोड 402 है, CC 402 है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत आज हम लोग इसके सेकेंड यूनिट की चर्चा करेंगे और इस सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमें फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ की विफलता या उसकी दुर्बलताएं का कारण क्या था, क्यों वो फेल कर गया, जो फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो था हमारा वो फेल क्यों किया, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले हम यह जानते हैं कि जो राष्ट्र संघ था, लीग ऑफ नेशन था, वो पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसकी स्थापना की गई थी और उसके विफल होने के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद उसकी विफलता के कारण ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो ये जो उसकी दुर्बलताएं थी उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें कमियां थीं, उसकी जो कमजोरियां थीं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और चूँकि हमें इस क्लास में उसकी असफलताओं को जानना है कि असफलताएं होने के कारण क्या थे, उस पर हमें बेसिकली जो है वो फोकस करना है। तो हम स्पेशली उसी पर जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे। इससे पहले हम जान लें कि क्या है ये संस्था, उसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र संघ था, लीग ऑफ नेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो राष्ट्र संघ की स्थापना मानव इतिहास की अभूतपूर्व घटना एक थी और इससे पूर्व कभी भी विश्व के राज्यों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए एक ऐसा विश्वव्यापी या शक्तिशाली संगठन का निर्माण जो है वो नहीं किया था। यह पहला बहुमुखी संगठन था जो अंतर्राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं को स्पष्ट करता था तथा जिसका कार्य क्षेत्र दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ था। आदर्शवादी एवं जो स्वप्न दृष्टा विल्सन के आग्रह पर विश्व राजनीति की दृष्टि से जितनी भी अच्छी तथा काम की बातें हो सकती थी, उसमें राष्ट्र संघ का जो विधान था, राष्ट्र संघ का विधान में उनका समावेश जो है वो किया गया था और यह कहा गया था कि यह संस्था आने वाली पीढ़ियों की युद्ध के तांडव से रक्षा करेगी तथा एक ऐसे शांति की स्थापना करेगी जो न्याय पर आश्रित होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की स्थापना करने की आशा की गई थी और राष्ट्रपति विल्सन जो थे ने इसके विधान को शांति का संविधान तथा शांति की निश्चित गारंटी माना था। दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जनरल स्टम्पटस ने अनेक माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और संस्थाओं के आंतरिक स्वरूप की आशा व्यक्त की थी। निस्संदेह राष्ट्र संघ के उद्देश्य बड़े ही पवित्र थे और व्यापक थे। यदि राष्ट्र संघ इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो जाता तो धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो जाती, परंतु दुर्भाग्यवश ये सभी उद्देश्य जो है आदर्श मात्र बनकर रह गए और अनेक उद्दीप्त आदर्शों, महत्वाकांक्षी सपनों और गौरवपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति में राष्ट्र संघ जो है वो सफल नहीं हो सका। वह जो है मानव जाति को युद्ध की विभीषिकाओं से नहीं बचा सका। वह विश्व को न्यायोचित शांति और सुरक्षा प्रजातंत्र देने में असफल रहा और अपने गंभीर प्रयत्नों के बावजूद वह निशस्त्रीकरण के अपने स्वप्न को साकार नहीं कर पाया तथा राष्ट्रसंघ की स्थापना के 20 वर्ष बाद चैम्बरलेन ने यूरोपीय स्थिति की तुलना ऊंचे पहाड़ों के उस भय से की जहां पर
की आवाज़ से गड़गड़ाहट के साथ पर्वत टूटकर नीचे गिरते हैं या गिरा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि थोड़ी सी बात से ही संकट उत्पन्न हो सकता था, पर राष्ट्रसंघ उस विनाशकारी स्थिति को रोकने में बिल्कुल असमर्थ रहा। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और इससे जो है वो राष्ट्रसंघ का जो स्ट्रक्चर था वो एक तरह से झुलस कर समाप्त हो गया और इस तरह शांति की स्थापना के लिए मानव का जो प्रथम प्रयास था, जो उसको बनाया गया था 10 जनवरी 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्र जो संघ थी वो जो है वो एक तरह से कहें तो धराशायी हो गया था। और संघ की असफलता को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि जो आखिर यह असफल क्यों हुआ, इसकी असफलता के क्या कारण थे। और यह पहला ऑर्गेनाइजेशन था, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की गई थी इसको, फिर भी ये जो है वो क्यों मतलब असफल हुआ, इसको हम लोग को जानना है कि क्यों ये हो गया। तो इसकी असफलता के बहुत सारे कारण थे और जो इसकी असफलता या दुर्बलताओं को अगर हम देखें तो मॉर्गनथाउन ने संघ की विफलता के लिए निम्नलिखित जो हैं वो 3 दुर्बलताओं को उत्तरदायी माना था। और इन 3 जो कमियां थी, दुर्बलताएं थी इस संस्था की, उसमें पहला जो कमी थी वो थी कि संवैधानिक दुर्बलताएं। जो इसका संविधान जो बनाया गया था उसमें कमियां थी। दूसरा कि संरचनात्मक, इसकी जो संरचना स्ट्रक्चरल जो इसमें कमियां थी उसकी वो भी वजह बनी इसकी विघटन की। और तीसरी जो राजनीतिक दुर्बलताएं थी, पॉलिटिकल जो कमियां थी, उसकी वजह से भी यह जो है वो असफल हो गया। अब है कि हम देखते हैं कि जो ये संघ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस संघ का जो ये लीग ऑफ नेशन था, इसका जो मेन जो मकसद था बनाने का वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुरक्षा को बनाए रखने का था। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण योगदान था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, और ये दोनों अपने उद्देश्यों में ये फेल्योर हो गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन था इसके 3 महत्वपूर्ण अंग थे: सभा, परिषद और सचिवालय, असेंबली, काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। तो ये 3 इसके ये थे और उसमें किस तरह से उसमें सदस्यता ली जा सकती थी वो थे। और इसके जो कार्य थे, जो इसके महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो उसमें जैसे राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण को न्यूनतम जो स्तर है तक न्यूनतम स्तर तक ले जाना निशस्त्रीकरण को, ताकि जो युद्ध की विभीषिकाओं से उसको बचाया जा सके। वह राष्ट्रीय सुरक्षा से संगतिपूर्ण हो, ये इसके चार्टर के अनुच्छेद 8 में ही कहा गया था। और इसी के जो लीग ऑफ नेशन का जो इसका संविधान था उसके अंतर्गत जो है बाह्य आक्रमण के विरुद्ध जो है राष्ट्र संघ के सदस्यों के बीच जो क्षेत्रीय एक अखंडता थी तथा राजनीतिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम था कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण हल करना, अनुच्छेद 12 में इसके कहा गया था। चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण परिवर्तन लाना, अनुच्छेद 19 में कहा गया था। और जो अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कार्य था वो था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है वो बनाए रखना। और इन सभी ये सारे उद्देश्यों में एक तरह से जो है वो सफल नहीं रह पाया। और गुड स्पीड एक विचारक हैं, प्रोफेसर गुड स्पीड ने कहा है कि जो राष्ट्र संघ जो था उसके 2 महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य थे: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बनाना, तथा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संविदा जो थी एक बहुपक्षीय संधि थी जिसका दोहरा उद्देश्य था: एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। तो ये सारे जो चीज़ें थीं इसका मेन उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो है
ये एक पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई, लेकिन यह जो है वो सफल नहीं रह पाया और इसके जो बहुत सारे कारण थे जिसके फेल्योर होने के, उसमें जो पहला महत्वपूर्ण जो कारण था वो कारण है कि राज्य सत्ता की धारणा, जो कंसेप्ट था राज्य सत्ता की। जैसे कि राष्ट्र संघ की विफलता का जो पहला कारण था वो था कि राज्य सत्ता की धारणा। तो आधुनिक राज्य सत्ता जो पर आधारित था, और चूंकि राष्ट्रीय सत्ता का आधार राष्ट्रवाद की प्रबल भावना है, और इसलिए प्रायः सभी राज्य छोटे अथवा बड़े अपने राष्ट्रीय प्रभु सत्ता को सर्वोच्च स्थान जो है वो देते हैं और अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यवहार करते हैं। तो वे अपनी आंतरिक तथा बाह्य विषयों में किसी भी प्रकार के नियंत्रण पर अंकुश नहीं स्वीकार कर सकते, और वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए भी तैयार नहीं रहते। अतः राज सत्ता का जो यह सिद्धांत जो था उस समय, जो सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विरुद्ध था, और जब तक राज सत्ता के विचार का क्षरण नहीं हो जाता तब तक पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित नहीं हो सकती। परंतु दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि राष्ट्र संघ का संगठन जो है वो राष्ट्र संघ का संगठन राज्य संप्रभुता की ठोस शिला पर आधारित था, और इसलिए कानून की दृष्टि में सदस्य राष्ट्रों में सहयोग पर आश्रित था। तो इसके वजह से जो है इसका जो है वो एक तरह से अंत हुआ। और जैसे कि सिंगडन्स एक विचारक और एनमी के अनुसार उन्होंने कहा है कि महान राष्ट्र अपनी प्रभुता के छोटे से भाग को कोई भी राष्ट्र जो है वो त्यागना नहीं चाहता। वह इस बात को भी स्वीकार नहीं करता है कि राष्ट्र संघ और राज्य सत्ता के बीच कोई मेल हो सकता है, और राज्य सत्ता की धारणा पर आधारित होने के कारण कोई भी ऐसी शक्ति राष्ट्र संघ में निहित नहीं थी जो सदस्य राज्यों के विरुद्ध कार्य करने में सक्षम हो। और यह ठीक है कि संघ विधान में किसी आतंक राज्य के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई की भी व्यवस्था थी, किंतु इस कार्रवाई का निश्चित सदस्य राज्य ही करते थे, सभी नहीं कर सकते थे। और इनिस क्लाइड जो एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना इस विश्वास को लेकर हुई थी कि शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति संप्रभुता के क्रांतिकारी परित्याग द्वारा नहीं की जा सकती, परंतु संप्रभु स्वशासित राष्ट्रों के सारपूर्ण संरचनात्मक और सहयोगी संबंधों को प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। परंतु व्यवहार में यह जो व्यवस्था थी तभी तक सफल हो पाई जब तक संप्रभु राज्य इसे अपना सहयोग देते रहें, और जैसे ही उन्होंने अपना सहयोग देना बंद कर दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो राष्ट्र संघ का जो है वो अंत हो गया। तो ये राज्य सत्ता की जो धारणा थी वो भी इसके एक फेल्योर होने का एक महत्वपूर्ण कारण उस समय बना। दूसरा जो था कि इसका जन्म दोष, जो इसका जो बनाया गया उसमें ही दोष था। तो क्या दोष था? तो राष्ट्र संघ की विफलता का दूसरा जो कारण है कि उसका जन्म के समय एक ऐसी संधि के द्वारा हुआ था जो विजेताओं की संधि थी। मतलब हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग विजेता थे उन लोगों के द्वारा ये संधि जो है वो लाई गई थी, और विजेताओं के लिए अत्यंत जो भी विजित लोग थे के लिए अत्यंत कठोर और उन पर जबरन जो देश हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, तो उस पर ये इन बहुत कठिन बड़े बड़े शर्त, आर्थिक शर्त जो है वो लादे गए थे, जबरन डाले गए थे जो विजेता राष्ट्र थे उनके द्वारा, और उसको डालने के कारण से भी यह जो विफल रहा। मतलब राष्ट्र संघ की स्थापना को सुनिश्चित बनाने के लिए राष्ट्रपति विल्सन ने इस बात का आग्रह किया था कि संघ के विधानों को शांति संधि का अंग बना दिया जाए। उनके आग्रह पर ही राष्ट्र संघ के विधान को वर्साय का अंग बना दिया गया। वर्साय की संधि जो हुई थी, जो टूट गई थी, बाद में बना दिया गया। परंतु राष्ट्र संघ के लिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। कारण यह था कि वर्साय की संधि एक संधि ना होकर एक कुलुषित दस्तावेज थी, जिसमें विल्सन के
आदर्शवाद, लॉर्ड जॉर्ज के साम्राज्यवाद तथा क्लीमेंसो के भौतिकवाद के साथ साथ घृणा और प्रतिहिंसा की भावना निहित थी। लॉर्ड क्रिम्स ने इसकी तुलना कार्थेज की शांति से की थी, क्योंकि उनके द्वारा जर्मनी पर कठोर शर्तें लाद दी गई थी और ऐसा करते समय जर्मनी से बिल्कुल परामर्श भी नहीं लिया गया था। और जीपी कूज ने कहा है कि एक ऐसी शांति व्यवस्था को बिना परामर्श के और फ्रांस के बर्बाद हुए क्षेत्रों के बीच बनाई गई थी। अवश्य ही यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने में विफल होती और पराजित राष्ट्र इस संधि व्यवस्था को जो है वो एक घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें अन्याय का प्रतीत इसे मानते थे। अतः उनके साथ जो है संबद्ध राष्ट्र संघ के प्रति उनका दृष्टिगोचर अनुदार हो गया और इस प्रकार वर्साई की जो संधि पत्र का अंग बनकर राष्ट्र संघ के विजित राष्ट्रों विशेषकर जर्मनी के लिए वर्साई की संधि के शर्तों के समान ही अस्वीकार कर दिया गया। और कालांतर में जब कुछ राष्ट्रों ने वर्साई एवं अन्य शांति संधियों की उपेक्षा की तो उनके लिए राष्ट्र संघ की उपेक्षा करना भी स्वाभाविक हो गया। और इस प्रकार जैसा कि नॉर्मन वेंटविच ने लिखा है कि राष्ट्र संघ एक अप्रतिष्ठित माँ की असम्मानित कन्या थी। ये कोटेशन दिया है कि राष्ट्र संघ एक अप्रतिष्ठित माँ की असम्मानित कन्या थी। तो इस तरह से हम देखें तो इसका जन्म जो है वो दोषपूर्ण ही हुआ। वर्साई की संधि हुई, जर्मनी पर हारे हुए राष्ट्रों पर जबरन बहुत सारे ऐसे शर्तें लाद दी गई और उनको लादने के बाद भी कोई जो है उनसे परामर्श नहीं लिया गया और इस तरह से वो लोग जो हैं जो पराजित राष्ट्र थे उसको उनके सम्मान को क्षति पहुंची और उन पर काफ़ी जो है उनकी आर्थिक दुर्दशा जो है वो दयनीय हो गई और इसके कारण जो है उनका जो राष्ट्र जो संघ था उसके प्रति उनके अंदर जो अनुदार और जो उनका विश्वास था उस संगठन के प्रति जो है वो कम बना। और इस तरह से हम अगर देखें तो राष्ट्र संघ का दूसरा जन्म दोष यह था कि यथास्थिति का रक्षक बनाया गया था और संघ विधान की प्रस्तावना में ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को शासितों के मध्य व्यवहार के वास्तविक नियमों के आधार माने और संधियों में निहित उत्तरदायित्वों के प्रति निष्ठा आदर की बात की गई। लेकिन अनुच्छेद 10 के अंतर्गत तो सभी सदस्य राज्य बाह्य आक्रमण के विरुद्ध क्षेत्रीय अखंडता और सभी सदस्यों की वर्तमान स्वतंत्रता का आदर और रक्षा के हेतु अपने कर्तव्य निभाने के लिए वचनबद्ध थे। और अनुच्छेद 19 में अवश्य शांतिपूर्ण परिवर्तन की व्यवस्था थी, लेकिन राष्ट्र संघ की संरचना में यह अनुच्छेद एक प्रकार से अकेला पड़ गया और व्यवहार में भी यह प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ और परिवर्तन के ऊपर यथास्थिति जो है वो उस समय की थी वो हावी हो गई। और मॉर्गन थाउ ने का विचार था कि 1919 में की जो यथास्थिति की जो पृष्ठभूमि में दो धारणाएं थी। पहला कि जर्मनी को हमेशा के लिए युद्ध के लिए अयोग्य बना देना, इसको जो बनाई गई, और दूसरा था कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत। इन दोनों ही के संबंध में राष्ट्र संघ की नीति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रांस के प्रारंभ से ही उनका मतभेद था और फलस्वरूप राष्ट्र संघ टूटा तो नहीं परंतु उनकी राजनीतिक गतिशीलता थी उसको एक तरह से हम कहें तो लकवा मार दिया था, या हम कहें कि जो ये उनके आपसी मतभेद थे उसके कारण जो है वो जो राजनीतिक गतिशीलता थी वो शिथिल पड़ गई और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को खतरा उत्पन्न करने वाले तत्वों के खिलाफ वह कोई दृढ़ कार्रवाई नहीं कर सके। तो ये इसकी दूसरी जो है असफलता के कारण थे। तीसरी जो इसके असफलता के कारण थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का असहयोग। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग इसे नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? तो राष्ट्र संघ की स्थापना में सबसे अधिक रुचि और आग्रह तथा हठ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के विल्सन का था। प्रथम विश्व युद्ध
प्रथम विश्व युद्ध से अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली तथा राष्ट्र संपन्न राष्ट्र के रूप में निकल गया था और राष्ट्र संघ के प्रसाद की आधारशिला सामूहिक सुरक्षा का वह सबसे बड़ा स्तंभ था। किंतु अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और जिसके चलते जिसके कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का जो है वो सदस्य नहीं बना। और यह कारण था कि राष्ट्र संघ का जो भव्य भवन की जो नींव थी वो उसकी ईंट गायब हो गई, क्योंकि अमेरिका जो सुपर पावर के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वार में उभरा था वही इस मेन जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था उसका संगठन नहीं था। और इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्र संघ के भव्य भवन के निर्माण की ईंट ही गायब हो गई थी और राष्ट्र संघ के पृथक होना राष्ट्र संघ के लिए ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात साबित हुई। जैसा कि G.M. गैथन हांडी ने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्र संघ से पृथक होना राष्ट्र संघ की सफलता के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा था। और उसके अनुसार एक बालक यूरोप के दरवाजे पर अनाथों की भांति छोड़ दिया गया था। तो उन्होंने इसको इस लीग ऑफ नेशन के लिए ऐसा कहा कि एक बालक यूरोप के दरवाजे पर अनाथों की तरह छोड़ दिया गया था, जिसके चेहरे मोहरे पर उनकी अमेरिकी पैतृकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। मतलब जिसने इस संगठन को बनाया वही इससे बाहर हो गया, इससे अलग रहा, खुद को अलग कर दिया इस संगठन से। तो ये भी एक कारण रहा कि इस घटना के आधार के कारण जो है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण इसकी विफलता का बना। चौथा जो महत्वपूर्ण असफलता का कारण था कि संरचनात्मक दुर्बलताएं। तो संरचनात्मक दुर्बलताएं क्या थी? इसमें सार्वभौमिकता का अभाव था। तो विश्व शांति के संरक्षक के रूप में राष्ट्र संघ की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि वह विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्र इसके सदस्य होते, परंतु ऐसा नहीं हो सका। प्रारंभ में सोवियत रूस और जर्मनी को राष्ट्र संघ से अलग रखा गया और जबकि अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसका सदस्य बनना स्वीकार ही नहीं किया। तो 7 महान देशों में केवल 4 राष्ट्र संघ जो 4 राष्ट्र थे 7 महान देशों में जो 4 राष्ट्र थे ही राष्ट्र संघ के सदस्य बने। और सन 1926 में जर्मनी इसका सदस्य जर्मनी को भी बना लिया गया, परंतु इसके कुछ समय पश्चात ब्राज़ील और कोस्टारिका ने इसका परित्याग कर दिया। और 1934 में रूस राष्ट्र संघ में प्रविष्ट हुआ, परंतु 1933 में जापान और जर्मनी तथा सन 1937 में इटली ने सदस्यता का परित्याग का नोटिस दे दिया। तो 1937 में जो सोवियत रूस को भी राष्ट्र संघ से जो है वो निकाल दिया गया और इस तरह से संघ की अल्पकालिक जीवन में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब उसने संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा विश्व की महाशक्तियां सदस्य राष्ट्रों के रूप में इसमें एक साथ बैठी हों। तो ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा त्रुटि का कार्य करा और इसकी संरचनात्मक दुर्बलताएं जो थी उसकी वजह के कारण भी जो है वो यह जो है असफल रहा। 5वीं जो इसकी असफलताएं थी कि त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित था। यह जो था वो त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित था। तो राष्ट्र संघ की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि यह त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित था जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी। प्रथम धारणा यह थी कि युद्धों उपरांत प्रत्येक राष्ट्र यह महसूस करने लगे कि उनके राष्ट्रों के सम्मिलित प्रयास द्वारा रोका उनके महसूस करने लगे कि राष्ट्रों के सम्मिलित प्रयास के द्वारा रोका जा सकता है और उनके लिए वे अपनी अपनी प्रभुता का कुछ अंश राष्ट्र संघ को देने के लिए तैयार हैं। परंतु यह धारणा जो है वो गलत साबित हुई, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता का क्षरण जो है वो करने के लिए
तैयार नहीं हुआ। और दूसरी धारणा यह थी कि सारी दुनिया में जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का बोलबाला हो जाएगा और सभी देश की सरकारें जनतंत्रात्मक हो जाएंगी। किंतु यह धारणा भी गलत प्रमाणित हुई और सन 1930 के बाद अनेक देशों में अधिनायकवादी और फ्रांसीसीवादी शासनों का जो है वो विकास हुआ और जिनकी प्रकृति जनतंत्रों से पूर्णतः भिन्न थी। तो ये भी जो एक थी महत्वपूर्ण जो घटना थी जिसके कारण से ये इसकी असफलता का एक कारण बना। छठी जो बात है वो है कि असमान शक्ति स्तंभों पर आधारित। यह जो इसकी आधारशिला थी वो असमान शक्तियों के स्तंभों पर आधारित थी, ऐसा माना जाता है। और यह भी राष्ट्रसंघ की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। तो शांति के संस्थापक के रूप में राष्ट्रसंघ जिन स्तंभों पर आधारित था वे समान रूप से शक्तिशाली और उचित रूप से संतुलित नहीं थे। राष्ट्रसंघ के भवन के मुख्य 4 स्तंभ थे। पहला, निशस्त्रीकरण तथा सैनिक शक्ति पर नियंत्रण। दूसरा, सामूहिक सुरक्षा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण समाधान करना। और चौथा, शांतिपूर्ण परिवर्तन की व्यवस्था करना। और इनमें से आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की व्यवस्था पर अधिक बल दिया गया, जबकि निशस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण परिवर्तन संबंधी उपबंध जो है अपेक्षाकृत जो है वो दुर्बल रह गए। और इसी के परिणाम स्वरूप निशस्त्रीकरण अथवा सैनिक शक्ति पर रोक लगाने का काम आगे नहीं बढ़ाया जा सका और निशस्त्रीकरण आयोग की बैठकें होती रही। उसके तत्वावधान में महाशक्तियों के प्रतिनिधियों ने की बैठकों एवं विचार विमर्श भी होते रहे, किंतु ना तो कोई निर्णय लिया जा सका और ना ही कोई कार्रवाई की गई। किसी भी राज्य ने करने की कोई भी सहमति भी व्यक्त नहीं की। और इसके अलावा 1919 की जो शांति व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन करने की जो कोई नीति जो है वो नहीं अपनाई गई। और यह भी जो है एक बहुत बड़ा कारण बना जो है एक तरह से जो राष्ट्रसंघ था, लीग ऑफ नेशन था, उसके विघटन का। 7वां जो महत्वपूर्ण कारण था वो था आर्थिक संकट। आर्थिक संकट क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास संतोष के वातावरण में होता है, लेकिन इसके लिए जनता की संतोषजनक आर्थिक दशा परम आवश्यक है। और सन 1929 के आर्थिक संकट ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को क्या किया था? झकझोर कर रख दिया था और वस्तुओं के मूल्य गिरने लगे और विभिन्न देशों के बैंक फेल होने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इस संकट का सामना करने के लिए विश्व के देशों में संकुचित राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास हुआ। आर्थिक प्रतिबंध और संरक्षण की नीति आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक मानी जाने लगी और लगभग सभी देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद की शक्तियों का विकास हुआ। इससे जर्मनी में नाजीवाद और जापान में सैनिकवाद का विकास हुआ और ऐसी परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सारी बातें हवा में उड़ गई और यह बात जो है राष्ट्रसंघ के लिए एक घातक सिद्ध हुआ। तो इसलिए जो विश्व आर्थिक मंदी जो आई थी उसका भी जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था राष्ट्रसंघ जो था उसकी विफलता के कारण। अगला जो विफलता का कारण था वो था कि शांतिवाद का विस्तार। तो GM गैथनर हार्डी ने अपनी पुस्तक में कहा है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, उनकी जो पुस्तक है उसमें कहा है कि राष्ट्रसंघ की विफलता के कुछ अन्य कारण की चर्चा उसमें की है और उन्होंने कहा है कि शांतिवाद का विचार उनमें से एक है। वे इसे शांतिवाद द्वारा उत्पन्न अड़चन कहते हैं और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लोगों में युद्ध विरोधी भावनाओं का विकास हुआ
वे युद्ध को घृणा की नज़र से देखने लगे और सन 1928 में पेरिस समझौते के द्वारा युद्ध को अपराध घोषित कर दिया गया था। और इससे आक्रामक राज्यों ने यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व का कोई भी राज्य युद्ध मोल लेने के लिए अब तैयार नहीं है। वे यह सोचने के लगे कि उनके विरोधी उनके आक्रमणकारी कार्यों का भी विरोध जो है वो नहीं करेंगे, और इससे आक्रमणकारियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। और सन 1931 में जापान ने मंचूरिया पर चढ़ाई कर दी और राष्ट्रसंघ के सदस्य राज्य कोई प्रभावशाली कदम जो है उठाने में सक्षम नहीं हो पाए। और 1935 में जर्मनी ने जो वर्साई की संधि थी में निहित जो उसमें निशस्त्रीकरण संबंधी उपबंध थे उन उपबंधों को तोड़ दिया। और 1936 में राइन भूमि पर जो है आधिपत्य जो है वो जमा लिया और मित्र राज्यों की ओर से जर्मनी के विरुद्ध की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यदि इस तरह की कोई बात होती तो तुरंत ही उसका विरोध जताया जाता। लेकिन उदाहरण के लिए 1911 में जर्मनी ने आगिदिर जो जगह है संकट उत्पन्न किया था, तो लॉर्ड जॉर्ज ने इसका विरोध करते हुए यह स्पष्ट किया था कि इंग्लैंड इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। फलस्वरूप जो है वो संकट टल गया। परंतु युद्ध के बाद किसी भी कीमत पर शांति कायम रखने के संकल्प ने आक्रमणकारियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। और इसका अर्थ उन्होंने यह लगाया कि मित्र राज्य युद्ध से डरते हैं। फिर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच जो था पर एक के बाद एक आक्रमण की घटनाएं जो है वो होने लगी और जिसमें राष्ट्रसंघ के अभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया। और उसकी असफलता के लिए वो जो असंभावी जो है एक कदम के रूप में यह साबित हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो शांति का विचार था, जिसमें पेरिस समझौते में कहा गया कि जो है वो अपराध इसको घोषित किया गया, तो इसलिए लोग जो है इस कारण से भी इसमें शामिल होने से बचने लगे। और बचने के कारण जो शक्तिशाली देश थे वो जो है अपने से निर्बल राज्यों पर बार बार जो है वो आक्रमण करने लगे और उनको कोई बीच बचाव या उनके लिए जो है राष्ट्रसंघ की जो भूमिका है वो हम इसमें नगण्य देखने लगे। तो ये भी एक कारण बना। अगला जो कारण था वो था कि अधिनायकवाद का विकास। जो अधिनायकवाद था उसका भी विकास जो है राष्ट्रसंघ की विफलता का एक कारण बनी। राष्ट्रसंघ की स्थापना इस विश्वास पर की गई थी कि सभी राज्य जो है वो शांति, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के प्रेमी हो गए हैं। किंतु 1922 में इटली में और 1930 में जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल तथा अन्य यूरोपीय देशों में अधिनायकवादी सरकारें जो है वो सत्तारूढ़ हो गई। और वे सरकारें शांति और समझौते की नीति को नहीं वरन युद्ध और हिंसा की नीति में विश्वास रखती थी। वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति पर तुली रहती थी, भले ही यह कार्य जेनेवा की सहायता से हो, उसकी सहायता के बिना हो या उसका विरोध करके हो। तो उनका राष्ट्रसंघ के आदर्शों में कोई विश्वास नहीं रहा, वरन ये उसे व्यर्थ की मूर्खता समझते थे। और ऐसे वातावरण में संघ का सफल होने की जो आशा थी वो दुराशा में जो है वो दुराशा मात्र रह गई। तो ये भी एक कारण था। अगला जो कारण था कि पूर्व नियोजित आक्रमण की तैयारी। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के जो मूलभूत कारणों पर विचार करते हुए यह समझा जाने लगा था कि युद्ध आकस्मिक घटनाएं होती हैं और विशेषकर राष्ट्रों के बीच खराब संबंध होने के कारण ये संकट जो है वो उत्पन्न होते हैं। इसी गलत धारणा के कारण राष्ट्रसंघ उन आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सका जिन्होंने पूर्व नियोजन के साथ जानबूझकर आक्रमण की तैयारी की। और संघ विधान की धारा 15 के अंतर्गत राष्ट्रीय विवादों के निपटारे की जो व्यवस्था थी वह काफ़ी विलंबकारी होने के कारण
विचार विमर्श में काफ़ी समय बीत जाता था और तब तक आक्रमणकारियों को युद्ध की पूरी तैयारी करने का अवसर मिल जाता था। और धारा जो इसके जो थी 16 के अंतर्गत भी कोई शांतिपूर्ण कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती थी जब तक कि राष्ट्र संघ यह घोषित न कर दे कि आमुख राज्य में संघ विधान का उल्लंघन करके युद्ध की घोषणा की है। तो युद्ध होने पर भी कोई राज्य यह कहकर अपना बचाव कर सकता था कि युद्ध उसने शुरू नहीं की है। इस प्रकार राष्ट्र संघ राष्ट्रों द्वारा जानबूझकर किए जाने वाले आक्रमणकारियों को रोक पाने में असफल रहा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अगली जो विशेषता है वो है कि विशेषता नहीं, अगली जो इसकी असफलता के कारण थे वो था कि संवैधानिक दोष, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट जो इसमें बना था। तो राष्ट्र संघ के संविधान में भी अनेक दोष विद्यमान थे। जो पहला उनमें दोष था कि राष्ट्र संघ के पास दंड देने की संतोषपूर्ण शक्ति नहीं थी और इसके पास अपनी कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना या पुलिस भी नहीं थी जिसके द्वारा वह स्वयं अपने निर्णयों को क्रियान्वित कर सके और वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भंग करने वालों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करने में समर्थता जो है वो नहीं रखता था। और इसे अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो राज्य थे, जो सदस्य राज्य थे, उन पर निर्भर रहना पड़ता था, जो प्रायः ऐसा करने के लिए बहुत ही कम इच्छुक रहते थे। तो क्लाइड के अनुसार जो राष्ट्र संघ जो था वो स्वाश्रित न होकर पराश्रित था, दूसरे राज्यों पर, सदस्य राज्यों पर आश्रित था। उसका अपना कोई फंड नहीं था, अपनी कोई सेना नहीं थी। तो इसके कारण से और लोग जो सदस्य राज्य थे उनकी इच्छा नहीं होती थी इसको हेल्प करने की, जिसके कारण भी जो है वो जो संघ था उसका एक तरह से अंत हो गया। और अगर दूसरी बात देखें तो राष्ट्र संघ के विघटन का एक अन्य दोष यह था कि उसके सदस्यता त्यागने का जो दूसरी संवैधानिक इसकी जो दोष थे उसमें जो उसकी सदस्यता को लेकर थी, तो सदस्य त्यागने की व्यवस्था कर दी गई थी। जो बना था राष्ट्र संघ तो उसमें सदस्यता त्यागने का भी प्रोविज़न था। कोई भी सदस्य 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर राष्ट्र संघ से पृथक हो सकता था। असंतुष्ट तथा आक्रामक राज्यों ने इस व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाया और जहां कहीं भी उसने अपने हित का प्रश्न देखा कि मेरे हित का प्रश्न है, उसने राष्ट्र संघ को की बाधा उत्पन्न हो रही है उसके हित को साधने में, तो वह राष्ट्र संघ का परित्याग कर दिया करते थे। तो कालांतर में ब्राज़ील, कोस्टारिका, जापान, जर्मनी, इटली राष्ट्र संघ से पृथक हो गए और संयुक्त राष्ट्र संघ में इन दोषों को दूर किया गया है। और तृतीय जो है इसमें जो कमियां थी, इसकी संवैधानिक कमियां थी, उसमें था कि जो महत्वपूर्ण संघ के जो महत्वपूर्ण अंग थे उनमें निर्णय लेने की जो प्रणाली थी वो दोषपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त सर्वसम्मति से या मतैक्य का सिद्धांत अपनाया गया था। महत्वपूर्ण विषयों में काउंसिल को अपने निर्णय सर्वसम्मति से देने होते थे और स्पष्ट है कि इस तरह के सिद्धांत से कोई काम नहीं चलता था और इस नियम के कारण राष्ट्र संघ बहुधा कोई प्रभावपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता था और यह राष्ट्र संघ के विधान की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसा कि लायर्ज जॉर्ज ने कहा है कि सर्वसम्मति का नियम राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसको कोस्टारिका ब्रिटेन के बराबर और साइबेरिया रूस के बराबर हो गया था, जबकि शक्ति, स्थिति और साधन की दृष्टि से उनमें बहुत अंतर था। पांचवी जो संवैधानिक उसमें अंतर था कि राष्ट्र संघ की जो कार्य पद्धति थी वो काफ़ी जटिल और विलंबकारी थी। कोई भी निर्णय लेने में वाद विवाद में इतना समय लग जाता था कि आक्रामक राज्य के विरुद्ध उचित समय पर कोई भी प्रभावशाली कार्य जो है वो नहीं हो पाते थे। और उदाहरण के द्वारा यह बात स्पष्ट की जाएगी कि 1931 में जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया तो चीन की अपील पर राष्ट्रसंघ के मामले
मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए लिटन आयोग की स्थापना की गई, परंतु आयोग की नियुक्ति और उसे चीन भेजने में इतना अधिक विलंब कर दिया गया कि घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही जापान ने संपूर्ण मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। तो उसका जो चौथी जो संवैधानिक विफलता थी कि उसकी जो कार्य पद्धति थी वो बहुत ही विलंबकारी और जटिल थी। पांचवा जी इसकी संवैधानिक दुर्बलता थी वह यह थी कि राष्ट्र संघ को अपने सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। अतः सदस्य राज्य उन बातों को अपने आंतरिक मामलों में रख लेते थे जिनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध अंतर्राष्ट्रीय विषयों से होता था। तथापि यह व्यवस्था जो थी वह उचित ही था, परंतु इसके लिए आवश्यक था कि विधान के द्वारा इसकी कोई सीमा निर्धारित की जाए, परंतु राष्ट्र संघ के विधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये इसकी पांचवी इसकी संवैधानिक दुर्बलताएं थी, जिसके कारण जो है यह विफल हुआ रहा। छठी जो इसकी दुर्बलताएं थी, संवैधानिक दुर्बलताएं, कि संघ के संविधान में युद्ध की चिंता का विषय तो बताया गया था, लेकिन उसे अवैध घोषित नहीं किया गया था। सदस्य राज्यों को युद्ध करने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें युद्ध का अधिकार भी दिया गया था। तो राष्ट्र संघ की इस दुर्बलता पर अगर प्रकाश डालते हुए अगर मॉर्गनथाउ ने लिखा है कि राष्ट्र संघ के विधान के अंतर्गत युद्ध को पूर्ण रूप से अवैध घोषित नहीं किया गया था, किंतु परिस्थितियों में युद्ध की संभावनाओं को स्थान दिया गया था और अनुच्छेद 12, 13, 15 के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में युद्ध भी हो सकता था। तो मॉर्गनथाउ ने जिनरे के शब्दों को दोहराते हुए कहा है कि इन व्यवस्थाओं से प्रसंविदा के निर्माताओं के कायरता की झलक जो है वो आती है और इन्हें संघ को बड़ी असमंजसपूर्ण स्थिति में डाल दिया है। तो ये बातें भी जो थी वो एक महत्वपूर्ण कारण बनी राष्ट्र संघ की असफलता की। इसके बाद जो इसकी अगली असफलता हम देखें संवैधानिक असफलता के बाद, तो राजनीतिक दुर्बलताएं आती हैं। तो राजनीतिक दुर्बलताएं भी ऐसी थी जिसके कारण जो है वो राष्ट्र संघ जो है वो विफल हो गया। और राष्ट्र संघ की जो अंतिम और लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भी कमजोरी थी वो थी कि पॉलिटिकल वीकनेसनेस जो थी। तो इसकी पॉलिटिकल वीकनेसेस क्या थी कि राष्ट्रों के परस्पर विरोधी हित जो थी वो थी, और राष्ट्र संघ केवल इसलिए विफल नहीं हुआ कि उसमें विधान संबंधी अथवा संगठनात्मक कमजोरियां थी। संघ विफल इसलिए भी हुआ कि दुनिया की शक्तियों में आदर्श, आस्था एवं नीतियों में एकता नहीं थी। वास्तव में राष्ट्र संघ राष्ट्रों के सहयोग का एक साधन था। इसकी सफलता की एक आवश्यक शर्त यह थी कि उसमें सम्मिलित राष्ट्र भेदभाव को भूलकर संघ को सफल बनावें, लेकिन इसमें इस भावना का नितांत जो है अभाव था। सभी राष्ट्र का अपना दृष्टिकोण था और वे विभिन्न दृष्टिकोणों से राष्ट्र संघ को देखते थे। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस आदि सभी अपने अपने राष्ट्रों के अपने अपने हितों में राष्ट्र संघ को अलग अलग दिशा में ले जाना चाहते थे। वे अपनी राष्ट्रीय हितों को राष्ट्र संघ के द्वारा बताए गए न्याय के सिद्धांत के भी ऊपर उससे ज़्यादा उसको वैल्यू देते थे। और तब जब कभी भी हितों और राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में विरोध होता था तो वे संघ के सिद्धांतों का हनन कर देते थे, और इस हालत में राष्ट्र संघ का सफल होना जो है जो संभव नहीं था, और इसलिए भी वह असफल हो गया। और अगर वास्तव में राष्ट्र संघ के सदस्यों के प्रति निष्ठावान होते तो पेरिस शांति सम्मेलन में एकत्रित अधिकांश राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ के वे विचार को केवल राष्ट्रपति विल्सन के दबाव के कारण ही स्वीकार किया था। उन्होंने कभी भी राष्ट्र संघ की संविदा में वर्णित उत्तरदायित्वों को सच्चे मन से स्वीकार नहीं किया था, और इसलिए वचन का पालन कराने का समय आया तब महान राज्य अपने वचन से विमुख हो गए। और इसमें संदेह नहीं है कि ऊपर से वे बराबर राष्ट्र संघ और विश्व शांति की दुहाई देते थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे राष्ट्र संघ के
सिद्धांतों का हनन करते थे। उनका जो है आचरण पीठ की तरफ से छुरा भोंकने वाला जैसा था, चितार्थ था। जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया तो उन्होंने इसी नीति का अनुसरण किया। चीन को बचाने के लिए उन्होंने दिखावटी आर्थिक प्रतिबंध अवश्य लगाया, लेकिन वह ढोंग के सिवा कुछ नहीं था। और एक तरफ तो आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया तो दूसरी तरफ यह भी प्रयास होने लगा कि किस प्रकार से इस आर्थिक प्रतिबंध को बेकार कर दिया जाए। परिणाम स्वरूप जो है सदस्य राज्यों की जो निष्ठाहीनता तथा आक्रामकता के कारण इटली ने अबिसिनिया पर आधिपत्य जो है वो जमा लिया। और इस तरह से सदस्य राज्यों की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सुमा ने लिखा है कि अबिसिनिया ने इटली का आक्रमण रोकने के लिए संघ के सदस्यों का कार्य जो है भेड़ों के उस झुंड का कार्य था जिसे भेड़ की खाल में गिद्धड़ों ने धोखा दिया हो। तो उन्होंने ये बात कही है। और जब राष्ट्र संघ के कर्णधार ही उसके साथ विश्वासघात करने पर तुले हों तो वह कैसे सफल हो सकता था। शुमा ने ठीक ही लिखा है कि संघ की सफलता के लिए आवश्यक था कि इसके सदस्य राष्ट्रों के इसके प्रति निष्ठा, बुद्धिमत्ता, साहस होता, लेकिन उनमें इसका सर्वदा अभाव देखा गया। और जनेवा की झील के तट पर एरियाना पार्क में निर्मित उसका भव्य जो महल था, शीघ्र ही उसका सुंदर जो है समाधि स्थल बन गया। या हम यूँ कहें कि इस तरह से जो राष्ट्र संघ था वो धराशायी हो गया। तो ये इसकी विफलता का जो है वो विफलता के कुछ जो कारण थे हमने उसकी चर्चा की कि क्यों जो फेल्योर हो गया लीग ऑफ नेशन, उसकी चर्चा थी। लेकिन अब इसको हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हम असफलता के अनेक कारण थे, परंतु वास्तव में उसकी सफलता का जो सबसे बड़ा कारण था वो राष्ट्रों का विश्वासघात था। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्र संघ का विधान दोषपूर्ण था, किंतु उन दोषों के बावजूद राष्ट्र संघ सफल हो सकता था यदि राष्ट्र राज्य अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने की इच्छा रखते। लेकिन दुर्भाग्यवश राष्ट्र संघ के सदस्यों में इस तरह की पक्की आस्था और जो दृढ़ इच्छा का सर्वदा अभाव था। और ऐसी हालत में राष्ट्र संघ यदि सफल हो जाता तो बड़े ही आश्चर्य की बात थी। तो ये था कि इसके कारण से ये असफल रहा। लेकिन इतनी सारी असफलताएं, दुर्बलताओं के कारण ऐसा नहीं कि राष्ट्र संघ ने कुछ किया नहीं हो। उसका जो अस्तित्व जो था वो बिल्कुल नगण्य था। तो जो भी हमने उपरोक्त विवरण जो हमने देखा, स्पष्ट किया, तो अपने सदस्यों की कर्मनिष्ठा तथा अनेक वैधानिक दोषों के कारण जो था राष्ट्र संघ युद्धों के निवारण और शांति में सफल नहीं हो सका। परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्र संघ एक अनुपयोगी या व्यर्थ की संस्था थी। अपनी असफलताओं के बावजूद उसने अपने आप को ऐतिहासिक महत्व का एक महान संस्था प्रमाणित किया है। और यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसने सर्वप्रथम मानव जाति को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कार्यवाही का पाठ पढ़ाया। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की एक ऐसी परंपरा का सूत्रपात किया जो अंतर्राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन गया। और इससे राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आदत डाली। लेकिन लैंगसम ने लिखा है कि राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी देन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को उन्नत करना था। वास्तव में राष्ट्र संघ का उस प्रयत्न की प्रशंसनीय कृति का था जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद में सामंजस्य स्थापित करना था। और यह ऐसी प्रथम संस्था थी जिसने एक विश्व संघ की बीज को बीज बोया और गैर राजनीतिक क्षेत्रों में संघ के आशातीत सफलता हासिल की और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रचार में उसे अपूर्व सफलता मिली। और राष्ट्र संघ का मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो मूल्यांकन करते हुए एक विचारक हैं स्लीचर ने लिखा है कि राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता उस कसौटी पर निर्भर करती है कि किस तरह से इसे कसा जाता है। यदि हम उन आदर्शवादियों की कसौटी
आदर्शवादियों की कसौटी हो तो इसके माध्यम से युद्ध को पूरी तरह से निषेध करना चाहते थे, तो राष्ट्रसंघ अवश्य ही असफल रहा। लेकिन यदि कसौटी संघ के वास्तविक कार्यों, उसकी सीमाओं और मानव जाति पर उसके प्रभाव पर आधारित है, तो स्वीकार करना पड़ेगा कि राजनीतिक क्षेत्र में असफल होने पर भी वह आर्थिक, सामाजिक और मानवीय कार्यों में जो पर्याप्त जो है वो सफल रहा है। और राष्ट्रसंघ की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए पीटरमैन वॉटर ने लिखा है कि भूतकाल में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जो कुछ भी किया, यदि उसे मापदंड माना जाए तो राष्ट्रसंघ का कार्य यहाँ तक सुरक्षा के क्षेत्र में उच्चतर का है। वास्तव में वो थोड़ी बहुत विशिष्ट और सीमित क्षेत्र वाली संस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य से ऊंचा था। और राष्ट्रसंघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान इस बात में निहित है कि उसने विश्व को एक बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया, जिसकी आधारशिला पर संयुक्त राष्ट्र संघ के भव्य भवन का निर्माण किया गया। और वॉल्टर ने लिखा है कि कार्य करने वाली संस्था के रूप में राष्ट्रसंघ मृतक के रूप में है, परंतु वे आदर्श जिनको इसने बढ़ावा देने का प्रयत्न किया और वे आशाएं जिनको इससे उत्पन्न किया गया, वे ढंग जिनका इसने पालन किया या निर्माण किया, वे साधक जिनकी इसने रचना की, सभ्य संसार के राजनीतिक विचारों के महत्वपूर्ण जो है वो भाग बन गए। और उसके प्रभाव तब तक जीवित रहेंगे जब तक कि मानव जाति राज्यों और राष्ट्रों के विभाजन के ऊपर एकता का अनुभव करती है। तो दैट्स ऑल। ये था पूरा हमारा जो हमने देखा कि जो राष्ट्र संघ जो था लीग ऑफ नेशन, तो लीग ऑफ नेशन जो था, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, उसकी विफलता के क्या कारण थे, जिसमें हमने बहुत सारे कारण को देखा। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सत्ता के कारण, उसके बाद इसके जन्म से दो संरचनात्मक कारण, अधिनायकवाद का विकास, संवैधानिक दोष, आर्थिक संकट, राजनीतिक दुर्बलताएं, संवैधानिक दुर्बलताएं आदि बहुत सारे ऐसे कारण थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो है इसकी महत्ता से हम को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने मानव जाति के लिए या विश्व शांति का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, और विश्व युद्ध को रोकने के लिए, विश्व में शांति एस्टैब्लिश करने के लिए परस्पर सहयोग की भावना का विकास किया। और ये सारे जो इसके जो आशाएं थी, इसका जो विचार था, वो आगे जो हमारा दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, तो उसमें इन सारी कमियों को दूर करते हुए, जिसकी वजह से यह कमज़ोर हो गया था संगठन और विफल हुआ, उनको दूर करके उसमें सुधारने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से जो है ये सारे कुछ कारण थे जो राष्ट्र संघ था, लीग ऑफ नेशन था, उसके विफलता के कारण थे। इससे जो प्रश्न बनता है वो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कि स्थापना कब हुई इसके लीग ऑफ नेशन के, उसमें कितने उसके जो संगठन में जो उसके अंग कितने हैं, या उसके बाद आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं कि लीग ऑफ नेशन की विफलताओं के कारण बताएं, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं, जो लीग ऑफ नेशन थे उसकी असफलता के क्या कारण थे, उनकी चर्चा करें, या लीग ऑफ नेशन की उपलब्धियों की चर्चा करें। तो इस तरह से करके क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मैंने जो अभी लेक्चर दिया उसमें वो सारे कवर हो जाते हैं। आप इसको ध्यान से सुने और शुरू से अंत तक सुने, क्योंकि जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं सुनेंगे आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या बातें कही गई हैं। और ध्यान से सुने, अपना नोट्स बनाएं और पढ़ाई अपनी शुरू करें, ताकि आपका जो है टाइम से जो सिलेबस है आप उसको कवर कर सकें, पूरा कर सकें। आज का जो हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।